चलो लास्ट क्लास से कोई डाउट है तो पूछ लो क्विकली। लास्ट क्लास में हम लोग कैविटी प्रॉब्लम्स किए थे कुछ, तो उसमें अगर वापस जाकर देखे हो कुछ इसी तरह का कुछ भी मन में कंफ्यूजन आया डाउट आया तो पूछ लो, और नहीं तो फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। मैं क्वेश्चन है, कोई दूसरा क्वेश्चन है क्या? मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना है या कुछ डाउट है? मतलब वही मतलब बोलो बोलो, बोल सकते हो, बोलो। क्वेश्चन है कि 7 होमोजेनियस ब्रिक ईच ऑफ लेंथ L आर मतलब आर प्लेस अपॉन ईच अदर, मतलब एक दूसरे को रखा गया है 7 होमोजेनियस ब्लॉक को। ओके सुनो, ऐसा ईच सुनो ना, ब्रिक इज ऐसा करते हैं हम लोग इसको लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है? और लास्ट में हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? सही रहेगा। और क्वेश्चन है तो ठीक है, और कोई डाउट है, मान लो थ्योरी में कोई डाउट है तो पूछ लो, और कोई थ्योरी में कोई डाउट है कोई चीज को लेकर के तो पूछ सकते हो। क्वेश्चन हम लोग लास्ट में ले लेंगे और सॉल्व करने वाला कोई क्वेश्चन, ठीक है? चलो ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ। चलो ठीक है। जस्ट इनकेस कल हम बोल दिए थे रिजिड बॉडी, वापस से इसको हम डिफाइन करेंगे रोटेशन में, बट देख लो रिजिड बॉडी का मतलब सिंपल ये होता है, समझ जाओ, बोल देते हैं और वापस से वर्ड ही है रिजिड। रिजिड मतलब ये हुआ कि वो डिफॉर्म नहीं कर रहा, डिफॉर्म नहीं कर रहा, मतलब बोलते हो ना कोई चीज अगर मोड़ते हो तो मुड़ जाता है, या खींचे तो खींच गया, इलोंगेट हो गया, ऐसा कुछ उसमें नहीं है। कोई भी दो पार्टिकल के बीच का जो गैप है वो कांस्टेंट है। रिजिड मतलब यही होता है, नो डिफॉर्मेशन। तो ऐसा बॉडी आइडियली एग्जिस्ट नहीं करता है, पर ही बोल देते हैं, या जस्ट हम लोग थ्योरेटिकली ऐसा बॉडी एज्यूम किए हैं। लेकिन सच में तुम कोई भी बॉडी को अगर खींचोगे तो एक लिमिट के बाद उसको एक्सटेंड होना ही होना है, कितना भी हार्ड क्यों ना हो। बट यहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं नो डिफॉर्मेशन, नो इलोंगेशन, नो कंप्रेशन, ऐसा मान के हम लोग नहीं चलते। मानते रिजिड बॉडी में कोई इलोंगेशन नहीं हो रहा, कोई भी कंप्रेशन नहीं हो रहा, जो पार्टिकल जहां पे वहीं पे उनके बीच का गैप जो है वो चेंज नहीं हो रहा, ये इसका मतलब। आज हम लोग पढ़ने वाले, जैसे बता दिए थे कल तुम लोगों को भी, अभी तक हम लोग क्या सीखे, जस्ट सेंटर ऑफ मास किसी सिस्टम का लोकेट कैसे करें, उसी के लिए हम लोग अभी तक जो भी 3-4 लेक्चर लिए उसी पे लिए, टू लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम। अब आज क्या पढ़ने वाले समझो, तुम सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर दिए, पता कर लिए। अब वहां से तुम क्या कर सकते हो, उसका रेट ऑफ चेंज भी डिफाइन कर सकते हो, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम। अगेन डिफरेंशिएट करो तो एक्सीलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम। तो वही हम आगे पढ़ने वाले हैं, वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम। इजी है, पहले ही बोल देते हैं, समझना इजी है, कुछ इसमें ज्यादा नया होगा नहीं, ज्यादा टाइम लेंगे नहीं इस पे, क्वेश्चन जब शुरू कर लेंगे, ठीक है? तो देखो सिंपल सा, हम लोग जानते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है, मास वो तुम्हारा होता है m1r1 प्लस m2r2 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में हम लोग mnrn लिखे थे, mnr, और डिवाइड बाय क्या था अपना, m1 प्लस m2 प्लस m3 टोटल मास ऑफ द सिस्टम। ये तुम्हारा था डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, हम लोग ऐसे जस्ट डिफाइन कर रखे, ठीक है? m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 जितना भी तुम्हारा, और ये अगर तुम्हारा इनफाइनाइट पार्टिकल है, कंटिन्यूअस सिस्टम के लगाना चाह रहे हो, फिर तुम इंटीग्रेट कर दो इसी को। तो सिंपल हमें निकालना वेलोसिटी, तो ऑब्वियस हम लोग जानते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर वही कहलाता है वेलोसिटी। दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, इधर आ जाएगा dr/dt सेंटर ऑफ मास का, तो हम सीधे लिख रहे हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेम इक्वेशन रहेगा, कुछ नया नहीं रहेगा, इसलिए हम ज्यादा इस पे ये ना लगाएं। bc हम तुम्हें निकालना है, तो bc हम सीधा लिख रहे हैं, bc इज इक्वल टू m1 कांस्टेंट, मास कांस्टेंट होगा, मास बाहर आ जाएगा, dr1/dt m1v1 m1v1 प्लस m2v2 m2v2 प्लस डॉट डॉट डॉट, जो भी है जितना भी सिस्टम में तुम्हारे पास पार्टिकल्स है सबके लिए कर लो काम, डिवाइडेड बाय
नीचे तो वो कांस्टेंट है m1 m2, तो वो तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, सीधा सीधा तो वैसे ही रहेगा। टोटल मास ऑफ द सिस्टम कैपिटल M लिख देते हैं यहाँ पे, जस्ट कैपिटल, ठीक है, कैपिटल, या मास ऑफ द सिस्टम बोल सकते हो, पूरे सिस्टम का मास को ऐड करो। ये तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हो गया। सेम लाइन पर लोग डिफरेंशिएट जो करें एक बार और, तो ये रिलेशन आ जाएगा अपने पास। तो जस्ट इस पे ऐड कर लो, वेलोसिटी भी एक्सीलरेशन भी हम लोग अलग से फिर लिखने वाले नहीं है, वेलोसिटी एक्सीलरेशन एक साथ करने वाले। एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू कुछ नहीं होगा, सेम रहेगा, मास कांस्टेंट फिर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सीलरेशन, m1 a1, होपफुली समझ रहे होगे, इसलिए हम लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम। नीचे में जो मास ऑफ द सिस्टम वो कांस्टेंट है, इसीलिए तुम डायरेक्टली टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएट कर पा रहे हो। अगर नीचे में भी वो मास ऑफ द सिस्टम वेरिएबल होता तो फिर तुमको डिवाइड रूल लगाना होता डिफरेंशिएट करने के बाद, सिंपली तुम ये नहीं लिख पाते, ये तुमको पता होना चाहिए, जस्ट बोलते रहे। ये मास कांस्टेंट है, इसलिए तुम डायरेक्टली टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएट कर पा रहे हो। अगर नीचे में जो डिनोमिनेटर में तुम m1 प्लस m2 लिख रहे हो, नीचे में जो लिख रहे हो ये वाला, ये अगर तुम्हारा वेरिएबल होता नीचे में, तो फिर क्या हो जाता है, ये वेरिएबल है, वेरिएबल डिवाइड रूल लगता, डिफरेंशिएशन में बताए हुए थे, वैसा जनरली नहीं आता, फिर एग्जांपल बोलते, पर जस्ट बोल देना ऐसा कुछ अगर हो तो तुम ध्यान रखना, डायरेक्टली डिफरेंशिएट मत कर देना, यहाँ पे कर सकते हो कांस्टेंट ऐसे। ये तुम्हारा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हो गया। सेम एक्सप्रेशन है m1 r1 बोलते तब m1 v1 प्लस m2 v2 ऐसे बोलेंगे, इसमें m1 a1 प्लस m2 a2 बोलेंगे। इस रिलेशन वाले से कुछ कंक्लूजन निकलता है, उस पर हम लोग को ध्यान देना। लिखना है तो जस्ट लिख लो, कुछ है नहीं, खुद से भी लिख सकते हो वही चीज, ठीक है। इस रिलेशन वाले को थोड़ा सा हम एनालाइज करेंगे, इसलिए थोड़ा इसको अच्छे से लिख लें तो सही रहेगा, क्योंकि जान रहे ऑब्वियस सी बात है, इस रिलेशन है मतलब न्यूटन सेकंड लॉ से इसको मिक्स किया जा सकता है और फिर तुम्हारा एनएलएम लग सकता है, इसीलिए इस पे थोड़ा हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। भैया हो गया भैया, हो गया क्या, चलो सही, जी भैया। ओके। हम लोग इस पे आते हैं, एक्सीलरेशन वाले पे आते हैं। ये तुम्हारा एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का इक्वेशन, जस्ट देखो तुम लोग, अगर हम ऐसा बोलें, पहले इसको क्रॉस कर लो, ये m सच में क्या है, m1 प्लस m2 प्लस ये पूरा है, तो हम सीधा m ऑफ द सिस्टम लिखेंगे, मास ऑफ द सिस्टम, मास ऑफ द सिस्टम, टोटल मास ऑफ द सिस्टम, एंड प्रोडक्ट करोगे तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू तुम्हारे पास आ गया m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m2 a2 एंड सो ऑन, इतना ही पार्टिकल। अब यहां ध्यान दो, अगर हम बोले मेरा सिस्टम ऐसा है, पहले जैसे देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म m1 a1 को हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट पार्टिकल पे नेट फोर्स बाय न्यूटन सेकंड लॉ, इसको हम लिख सकते हैं एफ नेट ऑन फर्स्ट टर्म को लिख सकते हैं एफ नेट ऑन फर्स्ट पार्टिकल प्लस एफ नेट ऑन सेकंड पार्टिकल, एफ नेट ऑन सेकंड पार्टिकल प्लस डॉट डॉट डॉट, हम दो को ही कंसीडर कर रहे हैं, बट वो चीज तुम एक्सटेंड कर सकते हो जितने के लिए भी करना। अब यहां समझो, पहले पार्टिकल पे नेट फोर्स, क्योंकि मास इंटू एक्सीलरेशन था तो नेट फोर्स ही होगा बाय न्यूटन सेकंड लॉ, तो किसी पार्टिकल नेट फोर्स कहां से आ सकता है, एक इंटरनल वाला ही फोर्स उस पर लग सकता है, जो पार्टिकल आपस में लगा रहा होगा इंटरनली,
और एक उस पार्टिकल एक्सटर्नली भी लग सकता है। तो हर का जो नेट फोर्स है एफ नेट 1 को हम बोल सकते हैं फर्स्ट वाले पे एक्सटर्नल फोर्स प्लस फर्स्ट वाले पे इंटरनल फोर्स। इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं तो फुल लिंक कर पा रहे हो। यानी पहले पार्टिकल पे एक्सटर्नल प्लस पहले पार्टिकल पे इंटरनल, पहले पार्टिकल पे इंटरनल फोर्स हम आई से डिनोट कर रहे हैं इंटरनल को पहले पार्टिकल। सिमिलरली दूसरे पार्टिकल पे एक्सटर्नल फोर्स, नेट फोर्स का मतलब क्या हुआ एक्सटर्नल नेट प्लस इंटरनल नेट, तो दूसरे पे भी लग रहा होगा एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल ऑन सेकेंड प्लस इंटरनल ऑन सेकेंड एंड सो ऑन। दो पे हम लोग ले रहे हैं बट उसका एक्सटेंशन तुम कर सकते हो। अब यहां ध्यान दो हम क्या कर रहे हैं सारे एक्सटर्नल को एक साथ लिख ले रहे हैं एफ एक्सटर्नल ऑन 1 एफ एक्सटर्नल ऑन 1 प्लस एफ एक्सटर्नल ऑन 2 प्लस एफ एक्सटर्नल ऑन थर्ड, जो हम लोग नहीं लिख रहे जस्ट डॉट 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 कर देते हैं। ये चीज एक्सटर्नल तुम जितने भी पार्टिकल सबके लिए ले लो, सबका एक्सटर्नल ले लो, ब्रैकेट में कर लो इसको अलग से, प्लस सभी का इंटरनल। सिग्मा लगा के भी लिख सकते हैं मैथमेटिकली बट ठीक है छोड़। एफ इंटरनल ऑन 1 फर्स्ट पार्टिकल पे प्लस एफ इंटरनल ऑन 2 प्लस डॉट 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 सारा इंटरनल ऐड कर लो। तो यहां ध्यान दो ये सारा का सारा इंटरनल फोर्स सम अप होके जीरो देगा, क्योंकि इंटरनल फोर्स बाय न्यूटन शॉर्ट लॉ ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स और इक्वल एंड अपोजिट होता है, इसलिए सारा का सारा समेशन जो इंटरनल का आने वाला है वो सब जुड़ के जीरो हो जाएगा। ये पूरा का पूरा चीज जीरो, मतलब ये हुआ कि इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या अपने पास मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, कैपिटल एम इज द टोटल मास ऑफ सिस्टम। हमें ये पता चल रहा है यहां से कि सेंटर ऑफ मास के एक्सीलरेशन में सिस्टम का इंटरनल फोर्स कंट्रीब्यूट नहीं करता है, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स ही कंट्रीब्यूट करता है। क्योंकि इंटरनल फोर्स जो भी पार्टिकल्स आपस में ये अगर लगा रहा होगा इस पे +2 तो ये लगा रहा होगा -2 एड अप होकर जीरो हो जाएगा पूरे सिस्टम पे बात करोगे। तो किसी एक पार्टिकल को जब एनालाइज कर रहे हो तो तुम्हें इंटरनल का भी ध्यान रखना पड़ रहा है, और पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास को एनालाइज कर रहे हो तो इंटरनल से भी तुम्हें छुटकारा है, इंटरनल को भी मत सोचो। यहाँ से इक्वेशन फाइनल अपने पास ये आ गया, जस्ट हम यहाँ लिखेंगे कंक्लूजन। इसी इक्वेशन को हम यहाँ लिख रहे हैं जस्ट मास ऑफ द सिस्टम, टोटल मास ऑफ द सिस्टम into acceleration of center of mass of the system is equal to सीधा सीधा हो जाएगा F external, इसको भी इधर ही लिख देते F and न्यूटन सेकेंड लॉ ही तुम सेंटर ऑफ मास के जब लगाते हो तो तुम्हें इंटरनल फोर्स नहीं सोचना पड़ता। F external जो भी है वो तुम्हारा होगा मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स तुम्हें लेना है अगर सेंटर ऑफ मास के लिए तुम न्यूटन सेकेंड लॉ लगाते हो तो। और यह इक्वेशन बहुत ही क्रूशियल हो जाता है क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करते हो। जस्ट लिखना तो लिख लो क्विकली, और अब हम इस पे बताएंगे क्या इसका कंक्लूजन इस इक्वेशन का। हो गया, चलो ठीक, लिख ली मनीषा? जी भैया। चलो तो अब हम लोग बढ़ते हैं इस कंक्लूजन पे। अब देखो यार कोई भी सिस्टम तुम्हारा ऐसा है जो आपस में इंटरनली तो इंटरेक्ट कर रहा है, इन एक्सटर्नली कहीं से उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो इस इक्वेशन से तुम बोल सकते हो भले ही वो इंटरनली इंटरेक्ट कर रहा है, फोर्स हमें उसे मतलब नहीं है। अगर एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं है तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होगा।
ये ऑब्वियस है इस इक्वेशन से। अगर इफ एक्सटर्नल नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम इज 0, देन द एक्सीलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज 0। यहां से हम ये बोल सकते अगर तुम्हारा एफ एक्सटर्नल, टोटल एफ एक्सटर्नल पहले बोल देते हैं, ये नेट एक्चुअली एक्सटर्नल नेट लिखना चाहिए हमको, अगर ज्यादा सही होगा लिखे तो। अगर सारा का सारा एक्सटर्नल फोर्स तुमको सिस्टम पे दिख रहा है कि 0 है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो तुम यहां से कंक्लूड करोगे कि उस सिस्टम का, समझना गौर से, उस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन 0 होगा। भले ही उस सिस्टम में अंदर के पार्टिकल के पास एक्सीलरेशन हो सकता है, लेकिन सेंटर ऑफ मास के पास एक्सीलरेशन नहीं होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है अगर सोचो भी तो। अगर एफ एक्सटर्नल 0 है तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास के पास एक्सीलरेशन नहीं होगा, इसीलिए बोलोगे सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, क्योंकि नो एक्सीलरेशन मतलब नो चेंज इन वेलोसिटी। समझना, मतलब आज पार्टिकल्स का ग्रुप कितना इंटरेस्टिंग है, सोच के देखो। तो 10-12 पार्टिकल आपस में बैठा हुआ है, वो लोग आपस में उनका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वो इधर उधर कर रहा है, एक्सीलरेट भी कर रहा है, बट उसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा। कुछ ऐसा हो गया, तुम्हारे पास 4 रुपया था, मेरे पास 6 रुपया था, तुम्हारा 4 से 3 हुआ तो मेरा 7 हो गया, तुम्हारा भी चेंज हुआ मेरा भी चेंज हुआ, बट ओवरऑल दोनों का एडिशन चेंज नहीं हुआ। तो कुछ इसी तरह का यहाँ पर हो रहा है जी। यहाँ से बोलोगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट। और इस पे क्वेश्चन तुमको, ये जो कंक्लूजन किया, इस पे एक क्वेश्चन मोस्टली नीट वगैरह में हर साल देखने को मिल जाता है। एक दो क्वेश्चन हम करेंगे, ये तुमको यूज करना ही पड़ जाता है, क्वेश्चन कहा ही जाएगा तुमको मैकेनिक्स में, जहाँ पे तुमको ये चीज यूज करना पड़े। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट। दो सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल होगा उनका वेलोसिटी चेंज हो रहा हो ना हो रहा हो फर्क नहीं पड़ता। अगर उस सिस्टम पे मान लो 4-5 पार्टिकल रखा हुआ है, बाहर से कोई फोर्स में नहीं दिख रहा, इंटरनली वो आपस में इंटरेक्ट कर रहा है, तो इंटरनल फोर्स का कारण उनका अपना वेलोसिटी चेंज हो सकता है, बट उसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स 0 है। क्वेश्चन करेंगे इस पे एक सिंपल सा, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अपने पास इक्वेशन ये देखो, सिंपल से स्टार्ट करते हैं हम लोग। जस्ट हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं जस्ट प्रैक्टिस के लिए। मान लो यहाँ पे एक बॉल है, यहाँ पे कोई दूसरा बॉल है, 2 kg का बॉल, ये 3 kg का बॉल। अगेन तुम मैकेनिक्स ही लगाओगे, पहले ही बोलते हैं जो तुम न्यूटन्स लॉ पर वही लगाना है यहाँ पे, और सेंटर ऑफ मास के लिए। ठीक है, चलो ये मास हो गया इनका, तुम्हें दे दिया कि अभी t = 0 का सीन है। ये इनिशियली ये मान लो से 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, 10 मीटर पर सेकंड भाग रहा है। ये तुम्हारा मान लो 20 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, 20 मीटर पर सेकंड भाग रहा है इनिशियली। t = 0 का ये सीन है, एट t = 0। ठीक है, इस पे कोई फोर्स लग रहा है, मान लो सेकंड को 4 न्यूटन का फोर्स, ठीक है, इधर की तरफ, और इस पे एक 9 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इधर की तरफ। ठीक है, जस्ट तुम्हें दे दिया। ठीक है, 4 न्यूटन का कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है 2 kg पे, अपोजिट टू इट्स डायरेक्शन वेलोसिटी इनिशियली, और इस पे इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन 9 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तुमसे क्वेश्चन पूछा गया, जस्ट मान लो सिंपल सा कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिखो, फर्स्ट पार्ट, जस्ट प्रैक्टिस के लिए, बेसिक क्लियर करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन इजी। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास at t = 3 seconds. Find the velocity of the center of mass at t = 3 seconds. Second part, find the acceleration of center of mass at t = 3 seconds. निकाल दो। Find the acceleration of the center of mass at t = 3 seconds. Third part, find the time
find the time when the velocity of center of mass becomes 0। वो टाइम बताओ जब सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी 0 हो जा रहा हो। अगर इसको और इंटरेस्टिंग बनाना चाहे तो बना ही देते हैं, एक दो पार्ट डिस्कस करेंगे, बाकी तुम लोग करना करके, मतलब बेसिक ही है, पहले ही बोल देते थे। अगर तुम इन सब क्वेश्चन को कर पा रहे हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मान इनके बीच का डिस्टेंस तुम्हें दे दिया है इनिशियली, ठीक है, डिस्टेंस भी तुम्हें दे रखा है कुछ, मान लो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, ठीक है, मान लो इनका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस तुम्हारा मान लो से 20 मीटर, 20 मीटर इन विच डिस्टेंस है मान, उसमें अब ये भी ऐड कर लेना क्वेश्चन में। और चौथा पार्ट लिखो, फाइंड द टाइम when the displacement covered by the center of mass is 0। एक पार्ट था वेलोसिटी कब 0 हो रहा है वो टाइम बताओ, अगला पार्ट था डिस्प्लेसमेंट कब 0 हो रहा है वो टाइम बताओ। ठीक है, तो हमको थर्ड फोर्थ पार्ट अभी नहीं करना, घर पे जाना सोचना, फर्स्ट और सेकंड पार्ट का आंसर बता दो। t इक्वल टू 3 सेकंड में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा, और क्या था t इक्वल 3 सेकंड पे एक्सीलरेशन कितना होगा। सिंपल, m1 v1 प्लस m2 v2 करो, आंसर निकालो। चलो आगे आंसर क्या किसी का, मैं फर्स्ट का कितना है फर्स्ट का, मैं 109/5। ओके, बाकी लोग बोलो, बाकी लोग का सेम आंसर आ रहा है क्या? मनीषा आंसर निकाली, जी भैया। कितना आ रहा निकालो, अगर टाइम लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, कर लो पहले एक बार, ठीक है, एक दो कर लोगे तो एक मन में भी कॉन्फिडेंस आ जाता है कि चलो हो रहा है कुछ। देखो कुछ है नहीं एक्चुअली, इसका एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, 9/3 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, एक्चुअली ये डिसेलेरेट करेगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, 4/2 न्यूटन सेकंड लॉ। अब तुम कुछ नहीं करो, t इक्वल टू 3 सेकंड v माइनस v प्लस v इक्वल टू u प्लस इट, इसका वेलोसिटी निकाल लो 3 सेकंड पे, फिर इसका भी निकाल लो, जस्ट एक्सीलरेशन इसका नेगेटिव लेना, दोनों का v आ गया, अब m1 v1 प्लस m2 v2 बाय m1 प्लस m2 कर दो। देखो अगर 3 सेकंड बात करें तो 10 में 3 तिया 9 जुड़ जाएगा, इसका मीटर पर सेकंड 17 आ जाएगा, गलती निकाल। हाँ तो ये सब सही करो, मतलब सही आंसर एक बार में निकालो इन क्वेश्चन का, पहले ही बोलते हैं, यानी कि जल्दीबाजी में मतलब गलती कर ली वो भी नहीं करना है, थोड़ा टाइम ही लगे बट एक बार में कुछ तो सही निकाल। 19 मीटर पर सेकंड इसका हो जाएगा 10 प्लस 3 इंटू 3 सेकंड बाद, इसका निकालोगे 3 सेकंड बाद, तो इनिशियली था 20 माइनस 3 इंटू एक्सीलरेशन 2, 20 माइनस 6 14 मीटर पर सेकंड राइट की तरफ। डायरेक्शंस भी ध्यान रखना है, क्योंकि जब तुम लगाओगे फॉर्मूला तो वहां पे तुम्हें डायरेक्शंस भी ध्यान रखना है किधर है। अब बाकी पार्ट में वो सब इंटरेस्टिंग होने वाला है थर्ड और फोर्थ में, पहले ही बोल देते हैं। तो 19 राइट की तरफ और 14 राइट की तरफ, राइट को हम पॉजिटिव मान लेते हैं, तो फर्स्ट का मास 3 इंटू 19 57। अगर तुम्हें मन है वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करें तो कोई दिक्कत नहीं, इसको 19 आई कैप कर लेना, लिखना 3 इंटू 19 आई कैप प्लस 2 इंटू 14 आई कैप। ये इसलिए बोल रहा है अगर उल्टा डायरेक्शन होगा ना तो तुमको साइन लेके चलना पड़ेगा, तो आई कैप माइनस आई कैप करके करना, इनकेस कभी कंफ्यूजन हो तो वेक्टोरियल कर लिया करो, एक को आई कैप बोल दो, एक को माइनस आई कैप कर दो, लास्ट में जो आंसर आएगा माइनस आई कैप आएगा, समझ जाना था सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी इधर, डायरेक्शन भी बताने के लिए बोल रहे हैं, तो मिस्टेक कभी कभी होता है इसलिए बोल रहे हैं। तो यहाँ हम जस्ट डायरेक्टली कर रहे हैं 19 इंटू 3 57 आई कैप वेलोसिटी निकाल रहे हैं, उसका निकालेंगे तो 14 आई कैप इंटू 2 मास है 28 आई कैप डिवाइडेड बाय टोटल मास सिस्टम 2 प्लस 3 5 केजी,
70, 78, 85/5, 17 आई कैप। जी भैया। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में एट t = 3 सेकंड पॉजिटिव डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास जा रहा होगा 17 मीटर पर सेकंड से, जब टाइम 3 सेकंड होगा तब वेलोसिटी हो गया। एक्सीलरेशन निकालना तो भाई एक्सीलरेशन इसका कांस्टेंट ही है, इसका भी एक्सीलरेशन कांस्टेंट ही है, तो किसी भी टाइम पे पूछे एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास का सेम ही होगा। और ये तो हम पूछे हैं एट t = 3 सेकंड, तो मैं सोचता है कि एक्सीलरेशन भी चेंज हो रहा है। एक्सीलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इस क्वेश्चन में क्या कांस्टेंट है, क्योंकि इसका भी एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, इसका भी एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। हाँ, अगर ऐसा कुछ करते फंक्शन दे, जस्ट बोल रहे इसको फंक्शन दे दे कि ये पार्टिकल को एक्सीलरेट करा दिया, माना ना मैथमेटिकल क्वेश्चन, तो दे देंगे इसका एक्सीलरेशन जो 3t से वेरी कर रहा है, इसका कुछ एक्सीलरेशन दे देंगे, या फोर्स ही डाल देंगे वेरिएबल 70 फंक्शन जैसा, फिर वो t पे डिपेंडेंट होगा, फिर उससे कुछ कुछ डिफरेंशिएशन वगैरह भी करवाया जा सकता है, मैक्सिमम मिनिमम। जस्ट बोल रहे हैं स्कोप ऐसा कुछ भी है, ऐसा क्वेश्चन हम डालेंगे अगर पीडीएफ वगैरह बनाएंगे तो, जस्ट प्रैक्टिस की। बट बेसिक वही रहेगा, पहले बोलते जो तुम डेफिनेशन पढ़े हो m1 v1 + m2 v2 और m1 a1 + m2 a2, उसको अच्छे से समझ लो। कुछ भी है थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स लगा सकता है वो फंक्शन वेरिएबल करके, बाकी क्वेश्चन वो भी वही रहता है पहले बोल। तो एक्सीलरेशन से कोई पूछेगा तो हम बोलेंगे भाई सीधा सीधा हम ये इक्वेशन लगाएंगे। एक तो है कि m1 a1 + m2 a2 लगाओ, उससे भी आंसर आएगा। F external = MACM, हम बोलेंगे एक्सटर्नल फोर्स हमें दिख रहा है इस सिस्टम पे, पूरे सिस्टम पे 9 प्लस में और 4 माइनस में, 9 - 4 5, नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम हो जाएगा 2 + 3 5। अब भी जो जस्ट इक्वेशन लिखे थे वही लगा दिए, इज इक्वल टू AC 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जो सेंटर ऑफ मास है सिस्टम का वो मूव कर रहा होगा। समझ पा रहे हो क्या तुम लोग, या हम बोल ही जा रहे हैं और तुम लोग मतलब वैसे फॉलो कर पा रहे हो, कोई ऐसा कुछ है जी अगर नहीं फॉलो कर पाओ जस्ट बोल दिया करना, हो सकता है ऐसा, ठीक है। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यह कांस्टेंट रहने वाला है एक्सीलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। अब जो तुमसे पूछे हैं वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास 0 कब हो रहा है, तो किसी जनरल टाइम t पे तुम इसका वेलोसिटी निकाल लो, p - ut से, t तुम्हें नहीं पता, इसका भी निकाल लो और फिर लगाओ m1 v1 + m2 v2 अपॉन m1 + m2 इक्वल टू कितना कर दो 0, वहां से t का वैल्यू आ जाएगा। ये थर्ड पार्ट। इसका हो जाएगा किसी जनरल टाइम t पे वेलोसिटी 10 + 3t, इसका हो जाएगा 20 - 2 एक्सीलरेशन -2t, ये इसको a1 मान लो, इसको a2 मान लो, इस एक्सीलरेशन को 3 के से मल्टीप्लाई करना, 3 × 10 - 3t सॉरी 10 + 3t प्लस कहां गया इसका वेलोसिटी 20 माइनस एक्सीलरेशन 2t इंटू इसका मास 2 डिवाइडेड बाय 2 + 3 5 इज इक्वल टू वेलोसिटी हमें 0 चाहिए, t में एक इक्वेशन आएगा सिंपल सा, वहां से t का वैल्यू आ जाएगा, पता चल जाएगा इतने टाइम पे जाकर के सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे आ गया, ठीक है। जी भैया। अब फोर्थ पार्ट में डिस्प्लेसमेंट का गेम, फोर्थ पार्ट में डिस्प्लेसमेंट का, मैं तो तुम्हें पहले यह देखना होगा कि अभी देखो ये 20 मीटर पे है, तो इसको पॉइंट मास जैसा मानो, और देखो इनिशियली सेंटर ऑफ मास बीच में कहां पे लाई कर रहा है, वहां से वो इनिशियल वेलोसिटी निकालोगे, एक्सीलरेशन निकालोगे सेंटर ऑफ मास का, देखोगे अच्छा अब सिंपल क्वेश्चन है 9th क्लास का हो जाएगा, एक पार्टिकल है बीच में कहीं रखा हुआ है, इतने वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसका एक्सीलरेशन इतना है, देखो कब जाकर के ये आगे जाएगा फिर पीछे आएगा, कभी जाकर के फिर पीछे उसी पोजीशन पे आएगा जहां पे वो पोजीशन पे आएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। S = UT - ½ AT² लगाना, उस डिस्प्लेसमेंट को करना 0, वहां से टाइम निकालना, जाना घर वापस सोचना, बेसिक वही है। अभी हो सकता है न्यू है तो वो फुल लिंक नहीं कर पा रहे हो उतना अच्छे से, बट कुछ प्रैक्टिस कर लोगे तो लिंक कर लोगे। भैया बोलो। वो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन कि फाइंड द टाइम व्हेन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बिकम 0, ओके, तो ये नहीं लगा सकते हैं VCOM = UCOM + ACOM × T, बिल्कुल सही, मतलब V को बिल्कुल लगा सकते हो। यहाँ पे तुम देख रहे हो कि सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन कांस्टेंट है और वो इक्वेशन कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए होता है, बिल्कुल लगा सकते हो, वो सारा इक्वेशन लगा सकते हो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो, और यहाँ पे है, लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। तुम v² = u² + 2as भी लगा सकते हो, वहां से भी तुम डिस्प्लेसमेंट 0 करके टाइम वगैरह निकाल सकते हो, और मन है तो कोई ऐसा नहीं हम तुमको बोले वैसे ही करना, आगे पीछे करके कुछ भी लगा सकते हो पहले बोल, ठीक है। तो जाना घर पे खुद से सोचना, सबका आंसर निकालना, थर्ड फोर्थ पार्ट का कल हम लोग मैच करेंगे एक बार जस्ट, ठीक है, क्योंकि मेरे पास इसका आंसर नहीं, जस्ट रैंडमली वैल्यू वगैरह बोल दी है वही, तो तुम लोग निकालोगे, तुम लोग का मैच कर जाएगा, नहीं करेगा तब फिर इनके सब सॉल्व करें, ठीक है। चलो ठीक है, फिर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस में कर लिए। अब एक क्वेश्चन देखो स्टैंडर्ड है, करवाया जाता है क्लास में भी, बाहर भी जाओगे देख लो क्वेश्चन क्या, वो ये है क्वेश्चन, इसी का लेते हैं डेटा ताकि आंसर मैच करने में सही रहे।
ओके 20 मीटर। चलो क्वेश्चन ये है, एक बॉल यहाँ पे, ये जमीन है, सारा मतलब समझो तुम काइनेमेटिक्स जो पढ़े हो ना, उसी को यहाँ पे अप्लाई करना है, जस्ट सेंटर ऑफ मास के लिए। ये ठीक है, ए बी, एक का मास 1 kg है, इसको बोल देते हैं बॉल ए और ये बॉल बी। इन दोनों के बीच इनिशियली जो डिस्टेंस था 90 मीटर था, अभी t = 0 पे। ठीक है, इसका मास 1 kg और ऊपर वाले का मास 2 kg। दोनों अंडर ग्रेविटी मोशन कर रहा है। इनिशियली ए को दिया गया ऊपर की तरफ वेलोसिटी ua 200 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और बी को डाउनवर्ड वेलोसिटी दिया गया है 50 मीटर पर सेकंड। तो तुम देखो तो इनका वेलोसिटी लगातार चेंज हो रहा होगा जी के एक्सीलरेशन से, सब लोग जान रहे हो दोनों का, क्योंकि दोनों पे mg फोर्स लग रहा है, जी एक्सीलरेशन। तो अगर जी एक्सीलरेशन दोनों का है तो उसके करस्पॉन्डिंग सेंटर ऑफ मास का भी एक्सीलरेशन होगा। जी भैया। और इनिशियली सेंटर ऑफ मास कहीं पे बीच में लाई कर रहा होगा, वो तुम निकाल सकते हो 2 पॉइंट सिस्टम के कांसेप्ट से। जी। तो सच में इसका सेंटर ऑफ मास भी किसी एक्सीलरेशन से मूव कर रहा होगा। तो पूछा गया है जी सेंटर ऑफ मास इसका जमीन से मैक्सिमम कितने हाइट पे जाएगा। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। ए और बी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है, वह मैक्सिमम जमीन से कितने हाइट पे जा रहा होगा, मतलब सेंटर ऑफ मास भी अपने आप में एक्सीलरेटेड मोशन कर रहा होगा, वो भी मूव कर रहा होगा ऊपर नीचे कुछ। तुमसे मैक्सिमम हाइट पूछा गया। तो देखो इस क्वेश्चन को समझो, इसको पहले हम सॉल्व कर नहीं रहे बट बता रहे हैं लॉजिक, सारे क्वेश्चन लगता है। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आए तो तुम समझ रहे हो, अब ये इनिशियल सीन है, जो ही टाइम चेंज होगा दोनों का वेलोसिटी क्या होगा, चेंज। चेंज हो जाएगा। सबसे पहले तुम ये देखो कि सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के पास एक्सीलरेशन होगा या नहीं, तो क्या होगा इस केस में आंसर निकाल सकते हो। सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन निकाल के देखो, m1 a1 प्लस m2 a2 बाई m1 प्लस m2, भाई दोनों का एक्सीलरेशन कितना है जी। जी एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है ना वह भी जी ही आएगा, m1 m2 सब कट जाएगा, देख लो लिख करके। जी वो पूरे लिंक कर पा रहे हो नहीं तो लिख देते हैं। पहले का एक्सीलरेशन का 2 इंटू नीचे की तरफ माइनस जी एक्सीलरेशन, आई कैप जे कैप लगाना लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर मन है तो हम प्लस माइनस लगा रहे हैं। फिर दूसरे का एक्सीलरेशन आएगा +1 इंटू उसका भी एक्सीलरेशन माइनस जी, और डिवाइड में 2 + 1 करोगे तो भाई 2 + 1 कॉमन लेके तो कट ही गया। यानी इस केस में सेंटर ऑफ मास भी माइनस जी से एक्सीलरेट कर रहा होगा, कुछ नहीं। एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास भी कांस्टेंट ही है। यहां से तुम यूए यू भी दिया है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी निकाल सकते हो, यू ऑफ सेंटर ऑफ मास। जी और उसका होपफुली समझ ही गए होगे, u²/tg डायरेक्ट याद भी रहता है सबको हाइट। उसी का से निकाल दोगे 2 इंटू साइन का ध्यान रखना, यहाँ पे जब यूसी जब निकालोगे तो यही बोल रहे हैं 1 इंटू वेलोसिटी इसका 200 है अपवर्ड, अपवर्ड को जे कैप मानना है तो मान लो जो मानना है, प्लस माइनस से काम चला रहे हैं, +200 इसका होगा +2 इंटू -50, डाउनवर्ड को नेगेटिव मान रहे हैं, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम 213। यहाँ से कितना आ रहा है यूसी बताओ, 200 100/3। पॉजिटिव आया मतलब अपवर्ड वेलोसिटी, इनिशियली सेंटर ऑफ मास t = 0 पे इनिशियल वेलोसिटी उसका इतना है, इनिशियल वेलोसिटी इतना है और उसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो क्या होगा सेंटर ऑफ मास अभी कहाँ लाई करेगा, बीच में निकाल सकते हो क्या 90 के बीच में कहाँ पे लाई करेगा, मास के उल्टा रेशियो में बांट दो,
जी भैया 1/3 इधर into 1 3 हो by जाएगा, 30 मीटर। बिल्कुल सही, इधर 1 इधर 2, 2/3 into 90 60 मीटर, यहाँ से 60 मीटर पे लाई कर रहा होगा जमीन से इनिशियल। जी भैया हाँ समझो इसको, फील करो हो क्या रहा है। कलर चेंज कर देते हैं, वैसे भी मेरा यहाँ से 60 मीटर पे सेंटर ऑफ मास अभी लाई कर रहा है इस सिस्टम का, और वैसे भी 90 था, भारी मास के करीब होना चाहिए, भारी मास के करीब ही है, 2 kg के करीब ही है। और यहाँ से इनिशियली सेंटर ऑफ मास कितने से मूव कर रहा है, यहाँ निकाले हो 100/3। लेकिन थर्ड पॉइंट जस्ट तुमको जूम कर लेना है, बाकी क्वेश्चन नॉर्मल काइनेमेटिक्स का ही है। 100/3 से जा रहा है, ये जाएगा कहीं, और जी से ये भी क्या हो रहा है, डिसिलेट हो रहा है नीचे, तो जाएगा कहीं सेंटर ऑफ मास, ऐसा कुछ जाएगा ऊपर, सेंटर ऑफ मास जाएगा सेंटर ऑफ मास सच में कि इमेजिनरी पॉइंट है, सच में कोई पार्टिकल वहां पे नहीं है, जस्ट एक हवा में पॉइंट है, जस्ट तुम आइडियलाइज कर रहे हो अपने थ्योरी से। ये जाएगा कहीं और फाइनली कहीं पे रुकेगा जब उसका फाइनल वेलोसिटी 0 होगा। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s लगाओगे, तुम्हें ये डिस्टेंस पता चल जाएगा जो u स्क्वायर बाई 2g होता है, डायरेक्ट अगर याद है तो, और वो 60 ऐड करोगे, जो करना आदमी भूल जाता है जनरली बच्चा सब स्टार्टिंग में, सीधा u स्क्वायर बाई 2g करोगे तो वो तुम्हें यहाँ से हाइट देगा, इसलिए तुमको t इक्वल टू 0 पे यह भी पता करना है कि भाई ओरिजिनली तो खुद वो 60 ऊपर था, वो तो ओरिजिनली स्टार्टिंग में ही था, वहां से u स्क्वायर बाई 2g ऊपर गया था, आंसर होगा 90 प्लस u स्क्वायर बाई 2g मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द सेंटर। तो हो क्या रहा है, कुछ नहीं है, दो पार्टिकल गिवन है, इनके करस्पॉन्ड तीसरा पार्टिकल एक ऐसा है जो वह खुद भी कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन से कर रहा है, जी से मूव कर रहा है, तो उसका मोशन जस्ट तुम देख लो। अब इसके पहले बोलते हैं कि बेसिक पे, जस्ट इसके बेसिक पे अगर हम जस्ट नॉर्मल जमीन पे रख दे, फंक्शन वगैरह दे दे, डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करवाया जा सकता है, जस्ट बोल रहे हैं, तो तुमको उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए, कर रहे हो प्रैक्टिस बहुत सारा, लगेगा यही लॉजिक जस्ट वेरिएबल के टर्म्स में, टी के टर्म्स में लगेगा, यही क्वेश्चन है, जी दे हम बोलेंगे नहीं एक एक्स्ट्रा एक्सीलरेशन नीचे लग रहा है जो 2t से वेरी कर रहा है, लगा देंगे जबरदस्ती का, फ्री फॉल वाला ही बोल देंगे एक्स्ट्रा एक्सीलरेशन 2t नीचे अज्यूम करो, फिर सॉल्व करके बताओ, बेसिक यही रहेगा, आंसर लगाएगा। ऐसा अगर आ जाता है, तुम प्रैक्टिस में नहीं रहोगे तो जनरली ऐसा देखते हैं बहुत सारे बच्चों को डर लग जाता है, वेरिएबल आ गया हमसे सॉल्व नहीं होगा, फंक्शन देखा 2t हो गया, वही जी दे दो तो फिर सॉल्व कर लेगा, 2t दे दो फिर सॉल्व नहीं कर पाएगा, तो कुछ क्वेश्चन उसको में डालेंगे, जानबूझ करके डालेंगे 3-4 होगा, तो कुछ क्वेश्चन खुद से भी करेंगे, डेटा वगैरह सेट फिर तुम लोग डालेंगे पीडीएफ में, जस्ट प्रैक्टिस कर लेना ताकि वो डर हट जाए। चलो फिर ठीक है, तो यही है, इस पे और कुछ क्वेश्चंस है इसी पे हम लोग कल करने वाले, स्टैंडर्ड क्वेश्चन कुछ अगर आता है, ठीक है, एनसीईआरटी के भी एक्सरसाइज में शायद दिए हुआ है, और एससी में भी बहुत सारा दिए हुआ है, उस पे हम 2-3 क्वेश्चन कल करवाएंगे, सिर्फ इसी इक्वेशन पे, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एमएसी। ठीक है, चलो ठीक है, फिर आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, और जाके कल तुम लोग कुछ क्वेश्चन इस पे जाके देखना, बुक में जाके देखना, और अगर बोलोगे तो कुछ क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन हम ऐसे शेयर कर देंगे तुम लोग को जस्ट सोचने के लिए, और कल फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, फिर हम आज इतना ही रखेंगे, ठीक है, आज इतना ही रखेंगे, ठीक है। ओके, हाँ कोई क्वेश्चन तुमको पूछना था ना सिद्धांत? जी